हेलो दोस्तों, ये एनसीईआरटी की सीरीज है जिसमें आपको स्वागत है। ये ज्योग्राफी की क्लास 6 का चैप्टर 5 है। इससे पहले 4 चैप्टर पढ़ा दिया गया है। ये 5वां चैप्टर है। इसमें टॉपिक पढ़ना हम लोग है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पढ़ना हम लोग को। कौन कौन से परिमंडल है, चलिए आइए अब देखते हैं लाइन बाय लाइन। कहता है कि जैसे कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ क्या है, जीवन संभव है। मानव जीवित रह सकता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, भूमि है, जल है, हवा है। ये सब किस पे मौजूद है? पृथ्वी पर। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक है, आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पे हम लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भूमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें हैं जो पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है, घेर रखा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। जिसमें क्या है? ऑक्सीजन मेजर है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरी ग्रह भी बहुत गैसें बहुत सारा भी पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। अब जानते हैं 71% से ज़्यादा भाग क्या है? जल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल मंडल कहा जाता है। जल मंडल जल की सभी अवस्थाएं होती है, जैसे बर्फ हो गया, जल हो गया और जलवाष्प से मिलित होता है। ठीक है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। जीवन सब जगह नहीं हो सकता है, जहां पर ये 3 अवस्था पाई जाएगी वहां जीवन का हो सकता है। आइए इधर क्या लिखा हुआ है, शब्द को उत्पत्ति देख लेते हैं। ग्रीक भाषा में लिथास का मतलब क्या होता है? पत्थर। एटमास का अर्थ क्या होता है? वाष्प। ह्यूमर का अर्थ क्या होता है? जल। आगे क्या कहते हैं? बायोस का अर्थ मतलब क्या होता है? जीवन। ठीक है, ये कुछ दिया हुआ है। आइए हम लोग पढ़ते हैं भूमंडल। कहता है कि भूमंडल क्या है। अभी हम 3 अवस्था पढ़े हैं, जलमंडल, भूमंडल और वायुमंडल। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना है? भूमंडल। भूमंडल क्या है? कहता है पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहते हैं हम लोग? भूमंडल कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है। यह भूपट्टी की चट्टान और मिट्टी के पतली परत से बना हुआ होता है, जिसमें जीवों क्या है? पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर कोई जिंदा रहेगा उसके लिए क्या चाहिए? पोषक तत्व चाहिए, जो किससे मिलता है हम लोग को? भूमंडल से मिलता है। पृथ्वी की सतह को 2 भाग में बांटा जा सकता है। कितने भाग में बांटा जा सकता है? 2 भाग में। एक स्थलीय भाग जिसे हम लोग महाद्वीप बोलते हैं, और एक क्या होता है? जलीय भाग जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? महासागरीय बेसिन बोलते हैं या महासागर बोलते हैं। विश्व की सभी इस महासागर आपस में एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। आप चित्र 5.1 में देख सकते हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या ये सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे आपको मैप दिखाएंगे। कहते समुद्री जल का तल सभी जगह क्या है? समान होता है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, इसे शून्य माना जाता है। कहता है अगर समुद्र, ये मान लीजिए समुद्र है, ठीक है, इसमें पानी ऐसे पड़ा हुआ है सपोर्टेड, ये क्या आपको शून्य है। यहाँ से आपको हाइट मापा जाएगा कि हिमालय का ऊंचाई कितना है, इस मतलब पठार की ऊंचाई कितना है। तो ये किससे माना जाता है? समुद्र तल से मापा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें बताया गया था। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा इसको बारीकी से अध्ययन करते हैं कि क्या है। ठीक है, ये वो क्लियर अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसी में चलते हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। ये आपका क्या है? महाद्वीप है। सबसे पहले क्या है? एशिया। ये क्या है? एशिया महाद्वीप है। ये आपका तिब्बत का पठार है, ये आपका हिमालय पर्वत है, ये अपना भारत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये एशिया और यूरोप को अलग कौन सा पर्वत कर रहा है? तो ये पूछेगा आपसे कि कौन सा पर्वत है, तो ये यूराल पर्वत है। ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये आपको जानते हैं कि सबसे बड़ा क्या है? ग्रेट डिवाइड रेंज है यहाँ पर।
आगे और चलिए, ये है यूरोप। यूरोप है। यूरोप में यहाँ क्या है, अल्पस पर्वत है, आप देख सकते हैं। ये क्या भूमध्य सागर है, इधर क्या आर्कटिक महासागर है। ये क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका महादेश जानते हैं। अफ्रीका महादेश में क्या है, एक नील नदी है, अभी देख सकते हैं ये नील नदी है। ये सहारा मरुस्थल है। ये क्या है, एटलस पर्वत है। ठीक है, इसमें 3 लाइन गुजरती है, एक 0 डिग्री यानी विषुवत, एक कर्क, एक क्या है, मकर रेखा। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे 3 रेखाएं गुजरती है, विषुवत, मकर और कर्क रेखा, तो है अफ्रीका महादेश। चलिए, ये आपका उत्तरी अमेरिका और ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका है। ये दक्षिणी अमेरिका है, ये आपको उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत यहाँ दिया गया है, ये अल्प्रेशियन माउंटेन है। और ये आपका क्या है, अमेजन नदी। ये देखिए अमेजन नदी कौन सा है, तो यहाँ से ऐसे जा रहा है, देखिए अमेजन नदी जो विश्व में सबसे बड़ी क्या है, नदी है। और सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सा है, नील नदी है। और सबसे बड़ी नदी कौन सा है, अमेजन नदी है। ये आपका क्या है, एंडीज पर्वत है। ठीक है, अब सागर को थोड़ा देख लेते एक बार। ये आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये आपका हिंद महासागर है। ये है अंटार्कटिक महासागर जो एस आकार का है, देख रहे हैं। ये आपको दक्षिणी महासागर है। ये आपका अंटार्कटिका महादेश है, अब देख लीजिए, जो बर्फ से ढका हुआ है, इस पर कोई जीव जंतु नहीं रहते हैं। ठीक है, सिर्फ बर्फ से ढका हुआ है। ये प्रशांत महासागर को ये भाग है जो आधा इधर से बचा हुआ था, उधर जाके ये पूरा कंप्लीट करता है पश्चिम भाग। आइए यहाँ अब एक लाइन बाय लाइन देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। कहता है विश्व का सबसे अगर ऊंचा शिखर कौन सा है, तो है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 8,848। लेकिन आपको कहीं कहीं 8,850 भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आंसर में 48 तो 48 ही याद रखिए, और आंसर में भी वही मारिए। विश्व सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर है, जो मेरियाना गद्ध है, जिसकी गहराई कितना है, 11,022 मीटर है। क्या आपने कहीं सोचा है कि इतनी गहराई, समुद्र गहराई पृथ्वी के ऊंचे भाग से कितना अंतर है, कितना अधिक है। आप सोच रहे हैं कि 8,048 है, यहाँ कितना 11,022 है, ऐसे भी डिफरेंस आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ तथ्य दिया है जो कि आपको याद होना ही चाहिए। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी तथा भारत के तेंजिंग सोरपा, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और भारत के तेंजिंग सोरपा, ये 29 मई 1953 को, डेट रखिएगा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे उच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। आप सोच सकते हैं। नीचे आइए, जापान के तुंजुको जुबई, तुंजुको तो तबई विश्व की पहली महिला था जिसे 16 मई 1975 के एवरेस्ट पर चढ़ा था। अगर पहला मई कहे तो पहला महिला अगर कहे एवरेस्ट पर चढ़ने वाला तो कौन हो सकता है, जुको तबई। बछेंद्री पाल भारत की पहला महिला जो 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। ये कुछ तथ्य जो आपको याद होना ही चाहिए, जो पूछता है छोटा एग्जाम जो भी है। आइए अब हम पढ़ने वाले हैं महाद्वीप। महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं जो विशिष्ट जलराशि के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ये महाद्वीप पहला क्या है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, जो 5.1 आप चित्र में देख चुके हैं, उसमें बताए थे आपको। विश्व के मानचित्र को देखिए और ध्यान दीजिए कि स्थल बहुत बड़ा उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अच्छा, यहाँ देखिए कह रहा है कि स्थल के जो भाग है ना, वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। ये आपको उत्तरी गोलार्ध है और ये आपको क्या है, दक्षिण गोलार्ध है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध देखिए आपको ज़्यादा मिलेगा।
और दक्षिण भारत में क्या आपको कम मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में उराल पर्वत है, जो को बताए थे। उराल पर्वत कहाँ है? पश्चिम में है। यूरोप से अलग करता है। यूरोप एशिया का संयुक्त भूभाग को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया कहा जाता है। तो ये हो गया एशिया के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यूरोप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। ये तो बात सही है, एशिया सबसे बड़ा है, लेकिन उससे क्या है? यूरोप छोटा है लेकिन विकसित ज़्यादा है। आप भी जानते होंगे। यूरोपियन। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिका के वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व में मानचित्र को देखिए और इनकी स्थिति को पता लगाइए। आइए पता लगाते हैं पूरा आपको। आर्टिक ये रहा, ये आपका एशिया है और ये का यूरोप है। एशिया में देखिए हम बताते हैं कि यूराल पर्वत क्या करता है? इसको अलग करता है। बात समझ गए? ये है आपका यूरोप, जो 3 भाग से क्या है? पानी से घिरा हुआ, और एक तरफ से क्या है? लैंड से मिला हुआ है। आप देखिए ये क्या है? आर्कटिक महासागर। ठीक है, इधर क्या है? भूमध्य सागर है, और यहाँ पर क्या है? अंटार्कटिक महासागर है। ये सबको जुड़ा हुआ है। तो इससे समझिए, आगे चलते हैं। अब आते हैं अफ्रीका। कहते हैं अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी फर्स्ट पे कौन है? एशिया। तो दूसरा कौन हो जाएगा? अफ्रीका। इसे क्या? 0 अक्षांश मतलब विषुवत वृत्त इस महाद्वीप से लगभग मध्य से गुजरता है, बीचों बीच से गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5 आप देख सकते हैं वहाँ जाकर के। आप पाएंगे कि यहाँ ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है, जो जस्ट आपको बताती है। सहारा रेगिस्तान विश्व सबसे बड़ा रेगिस्तान यहाँ पर पाया जाता है। किसमें? अफ्रीका में, जो कि अफ्रीका में स्थित है। महाद्वीप की चारों तरफ समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। आप देखेंगे सभी तरफ से क्या है? समुद्र या महासागर है। विश्व का मानचित्र देखिए, आप पाएंगे या देखेंगे कि विश्व सबसे लंबी नदी नील नदी होकर गुजरती है। अफ्रीका मानचित्र देखिए और बात आई कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा इसके किन किन भागों से गुजरती है। अभी जस्ट बता दिया आपको, अगर फिर नहीं तो फिर से आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये है अफ्रीका, सॉरी तो ये है ना, ये है अफ्रीका का, जिस सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है पूरे विश्व का। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश, ये आपको क्या है? कर्क रेखा। ये क्या है? मकर रेखा, जो लगभग 3, ये कर्क रेखा और मकर रेखा, ये मकर रेखा और कर्क रेखा बीच में आप देख सकते हैं कि ये एरिया छोटा है, लेकिन एरिया क्या है? आपका बड़ा है। जो उसमें बोला था कि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? कम है। ठीक है, नील नदी, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। दुनिया की सबसे अगर लंबी नदी कहे को क्या है? नील नदी। देखिए नील नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी नील नदी है। आइए फिर देखते हैं अगला क्या अंश महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। फिर तो यहाँ आएंगे। ओहो, अब आते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका। विश्व में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। फर्स्ट पे कौन हो गया? एशिया। सेकेंड पे कौन हो गया? अफ्रीका। और तीसरा पे कौन होगा? उत्तरी अमेरिका। यहाँ दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल जुड़ा हुआ है जिसको पनामा जल संधि कहते हैं। वो दोनों के बीच में कोई जल संधि है जो क्या है? पनामा जल संधि है। आप चाहे तो यहाँ देख सकते हैं, ये एरिया देखिए, ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है। यहाँ पे दिया हुआ है। कहा जाता है कि महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप महासागरों का नाम बता सकते हैं? देखिए, ये आपका है जल संधि में बता दें ना, पनामा जल संधि। यह है उत्तरी अमेरिका। देखिए, और ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका। और इसके बीच में छोटा सा एक जल संधि है जो क्या बोलते हैं इसको? पनामा जल संधि है।
ठीक है। अब आते हैं दक्षिण अमेरिका, जो कि ये वाला है। कहता है कि दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बात सही है। इसके पूर्व एवं पश्चिम कौन से 2 महासागर स्थित हैं? जो विश्व की सबसे लंबी नदी पर्वत श्रृंखला इंडीज इसके उत्तर में दक्षिण की ओर फैली है। आइए समझाते हैं इसको क्या कहना चाहता है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी क्या है? अमेजोन है। ठीक है, एक बार यहाँ जाइए, ये रहा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इसमें क्या है? रॉकी पर्वत है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये क्या है? एंडीज पर्वत। ये पूरे दक्षिणी अमेरिका का देखिए घूमते घूमते ले लिया है। ये क्या है? अमेजन नदी है, जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, बड़ी नदी है। ठीक है, चलिए इसको और थोड़ा बड़ी कर देता हूँ। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया। कहता है ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। यह पूरी तरह से किस में है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चारों तरफ से महासागर द्वारा घिरा हुआ है और इसको क्या बोलते हैं? द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि चारों तरफ क्या है? पानी है। हम लोग अब बात करते हैं अंटार्कटिका। कहता है कि अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो सिर्फ बर्फ से ढका हुआ है, कोई काम का नहीं, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पर और दक्षिण महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा क्या होता है? मोटी बर्फ से ढका रहता है। भाई इसमें तो कहना ही नहीं है। यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता है। 2 दिन 4 दिन जाइए, घूम कर जाइए, क्या दिक्कत है। बहुत से देशों के शोध केंद्र भी स्थित हैं। भारत में भी कुछ शोध केंद्र भी हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एक मैत्री है और एक भारतीय। आप इसमें सर्च कीजिए कि मैत्री का स्थापना कब किया गया था और भारतीय का स्थापना कब किया गया था। राइट, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं जलमंडल। क्या पढ़ने हैं? जलमंडल। कहते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि अधिकतर क्या है? 71% भाग में क्या है? जल है और 29% भाग क्या है? स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इनमें महासागर हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, हिम नदियां हैं, भूमिगत जल है और वायुमंडल जलवाष्प भी सम्मिलित है। सिर्फ जलमंडल में कौन आ जाएगा? पूरा और A to Z। पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल को 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। बताइए, तो बच कितना गया? मात्र 3%। ये इतना अधिक खारा है कि सब कुछ नहीं कर सकते भाई, न पी सकते हैं न कुछ यूज कर सकते हैं। बस ये देखिए महासागर कितना है? 97.5%। और लवण जल जिसको हम लोग पीते हैं वो कितना है? 2.5%। और ये रहा पर छोटा सा कंट्रैक्शन महाद्वीपों का। ये है आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया और ये अफ्रीका। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। इधर देखिए आपका अंटार्कटिका भी नीचे है भाई, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। कहता है कि मानव को उपयोग नहीं आ सकता। अगर जो खारा पानी है वो क्या करेगा? मानव को उपयोग में आता ही नहीं, तो पानी करे क्या? शेष जल बहुत बड़ा भाग क्या है? बर्फ में ढका हुआ। अगर जो पीने का पानी भी है वो अधिकतर भाग क्या है? बर्फ में ढका, हिम नदियों बना हुआ है और भूमिगत जल के रूप पाया जाता है। तो आदमी पिए तो पिए क्या? इसलिए पानी कमी हो रहा है। इसलिए सेफ वाटर सेफ लाइफ। जल बहुत कम भाग अलवण के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के कारण भी हम लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं भाई, तभी पानी की कमी महसूस कर रहे हैं। अब क्या करें? इसे भगवान का लीला है। महासागर जलमंडल जो है ना, जलमंडल का मुख्य भाग है। आपस में एक दूसरे क्या है? जुड़े हुए हैं। सारा सागर महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, इधर उधर दौड़ते रहता है, लहर चलते रहती है, उसमें तरंग होता है, ज्वार और भट्टा होता है। महासागरीय क्या होता है? धारा होता है। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियाँ हैं। सबसे बड़े छोटा आकार का आधार पर 5 महासागर प्रमुख हैं। देखिए कहता है कि महासागर के 3 गति हैं। कौन सा?
शतरंग है, जवार भट्टा और महासागर ये धारा है। ठीक है, यहाँ पर समझ गए चीज़ को। कैसे सबसे बड़े और छोटे आकार का आधार में सबसे बड़ा कौन हो सकता है? इसमें 5 महासागर है, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। अब 5.1 में आप देख सकते हैं महासागरों को, दिखा दें, ऐसे तो बता देते लेकिन वो फिर चलिए थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा क्लीन करते हैं एक बार, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। ये देखिए, सबसे पहले तो आपको देख लीजिए, ये है प्रशांत महासागर। ठीक है, ये पर क्या है? हिंद महासागर। ये क्या है? आर्कटिक महासागर है। ये क्या है? ये है अंटार्कटिक महासागर, जो एस के टाइप है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि एस प्रकार का कौन सा महासागर है, तो अंटार्कटिक महासागर। ये प्रशांत महासागर का उधर का इधर छोड़ा गया है, वही है। ठीक है, अब चलिए, हम लोग कहाँ थे? ये थे ना, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्या कहता है। कहता है प्रशांत जो महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, यह पृथ्वी के 1/3 भाग को क्या करता है? फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त है, जिसका गहराई कितना था? 11,022 मीटर था, जो फर्स्ट में दिखाया गया था। प्रशांत महासागर वृत्ताकार है। ठीक है भाई, कैसे ऐसा शेप है? वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका, इसके चारों ओर क्या है? फैले हुए हैं। क्वेश्चन पूछा था, चित्र के 1 पर आप 1 में देखिए, और प्रशांत महा के चारों महाद्वीपों की भी स्थिति को पता लगाइए कि कौन कौन सा महाद्वीप हैं। अंटार्कटिक महासागर विश्व का सबसे दूसरा महासागर है। अंटार्कटिक महासागर विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महासागर है। फर्स्ट में कौन हो गया? प्रशांत। दूसरा कौन हो गया? अंटार्कटिक। यह अंग्रेजी भाषा एस के क्या है? आकार का है, जो जस्ट होता है एस आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका है, और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर के तट पर रेखा बहुत अधिक तंदुरुस्त है, अनियमित है। और तट क्या है? इसलिए अगर तंदुरुस्त तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय क्या है, और पत्तनों के लिए बहुत ही आदर्श स्थिति बनाता है। यानी कटा फटा है, एक जैसा नहीं है, समतल नहीं है, जिसके कारण से क्या करता है, वहाँ पर बंदरगाहों के लिए अच्छा स्थिति बताया गया। व्यापार की दृष्टि से यहाँ सबसे क्या है? व्यस्त महासागर है। अगर पूछ दे कि व्यस्त महासागर सबसे ज़्यादा कौन है, तो है अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, अब आते हैं दूसरा हिंद महासागर, जो कि अपना भारत के जस्ट नीचे। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम क्या किसी देश पर रखा गया है, यानी भारत का नाम रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। आप याद रखिएगा, इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, और पूर्व में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर स्थित है। अब आते हैं दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घिरा हुआ है। अच्छा, दक्षिणी महासागर जो बताया था कि वो क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप में उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण के अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है। समझ गए? सबसे ऊपर टॉप पे यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसे बेरिंग जल संधि नाम से जाना जाता है। यहाँ उत्तर अमेरिका का उत्तरी तटों को यूरेशिया से घिरा हुआ है। आपको यही दिखाते हैं मैप में, ऐसे बात बनने वाला नहीं है। ये देखिए, ये आपका आर्कटिक महासागर है, या वो क्या दक्षिणी महासागर है। ये क्या अंटार्कटिक महासागर है, जो इस आकार का है, आप देख सकते हैं। ये हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर हो गया। ठीक है, आपको एक बार थोड़ा नीचे ये देखिए, यहाँ पर क्या है? बेरिंग जल संधि है। और यही बोल रहा था कि जो आर्कटिक महासागर है ना, उस छिछले वाटर से जुड़ा हुआ किससे? प्रशांत महासागर से। समझ गए? यही बोल रहा था अभी जस्ट। आगे चलते हैं फिर से, हम लोग कहाँ थे? ये यहाँ पर हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे थे, हो गया।
अब आते हैं अगला चैप्टर है, अगला जो है वो है वायुमंडल। वायुमंडल में क्या कहता है देखिए, ठीक है, हमारे पृथ्वी चारों तरफ से क्या है, गैसों से भरा हुआ है, घिरी हुई है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायु की यहाँ पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। इसमें किसी वायु प्रदान करती है जिससे हमें क्या करते हैं, सांस लेते हैं। वायु वायुमंडल हम लोगों के सूर्य के कुछ हानिकारक किरणों से बचाता भी है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उनको घटकों के तापमान और अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा जा सकता है। पहले देखिए कौन कौन तरीके से बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी के सतह से शुरू करते हैं, और पहला परत क्या है, क्षोभ मंडल, दूसरा क्या है, संताप मंडल, तीसरा क्या है, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल कहा जाता है। अब यहाँ देखिए परत आपको दिखाते हैं। ये देखिए सबसे पहले क्या है, समताप मंडल, उसमें बाद क्या है, मध्य मंडल, उसके बाद क्या है, आयन मंडल, उसके बाद क्या है, बहिर्मंडल, ठीक है, और सबसे नीचे क्या था, क्षोभ मंडल। ये 5 मंडल है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, दूसरा क्या है, समताप मंडल, तीसरा क्या है, मध्य मंडल, चौथा क्या है, आयन मंडल, और पांचवा कौन सा है, बहिर्मंडल। आगे आते हैं, आगे अब क्या बोलता है, कहते हैं वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना हुआ है, ठीक है। हम जानते हैं कि 21% क्या है, ऑक्सीजन है, जो कि साफ शुद्ध, कहता है कि वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना है, जो एक साफ तथा सूक्ष्म हवा का 99% भाग है। 99% क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन का 78% है, 78%। ऑक्सीजन कितना है, 21%। दूसरी ओर जैसे और गैस भी हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, ये सभी गैस पाए जाते हैं कि मात्रा मात्र कितना है, सब मिलाकर के 1%। आप ऐसे तो समझिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिला के 99% है, ठीक है। बाकी और छोटी छोटी गैस मिला करके सब कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, बहुत सारा गैस है, उसे मिला के तो मात्र 1% है। सोच लीजिए ऑक्सीजन इतना होने के बावजूद भी आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। भाई सोचिए ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट चाहिए। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, ऑक्सीजन नहीं तो जीवन नहीं, आवश्यक हो गया। जबकि नाइट्रोजन प्राणियों के लिए वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये पौधे बहुत कम मात्रा में है, कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की आदि बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करता है। अगर जिस दिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा ना भाई पृथ्वी पर, तो पृथ्वी ठंडा हो जाएगा और कोई नहीं बच पाओगे। लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो इतना गर्म हो जाएगा जो कि कोई बच नहीं पाओगे। इसलिए संतुलन बनाकर रखना बहुत जरूरी है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है, ठीक है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। पौधे भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं, जानते हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल में घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल से सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जरूर जाएंगे, तो जाते तो क्या तेजी से क्या होता है, घटते जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर प्रतिरोधियों का हवा के घनत्व में कमी आने के कारण सांस लेने में क्या होता है, कठिनाई होता है। और ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें क्या अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना पड़ता है, समझ गए। इसलिए जैसे अगर ऊपर जाता है तो ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, घटते जाता है। ये हुए आपका, आगे चलते हैं। ये देख लीजिए आपका मंडल दिखाया गया है, ये है स्थल मंडल जहाँ हम लोग रहते हैं। ये है वायुमंडल जहाँ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन रहता है। ये आपका जल मंडल जहाँ मछली, जीव जंतु, मतलब जो जलीय जीव रहते हैं, ठीक है। आइए, कहता है ऊपर के जाने से तापमान भी घटता है, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, आपका तापमान भी घटेगा।
वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। मतलब सोच सकते हैं कि एक जगह दबाव कुछ और है और दूसरी जगह दबाव कुछ और हो सकता है। कुछ क्षेत्र हमें अधिक दबाव को महसूस करते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में क्या करते हैं, दबाव कम महसूस करते हैं। वायु उच्च दाब में निम्न दाब की ओर बहती है। अच्छा, ये बात समझ गए। हवा क्यों चलता है? वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। और गतिशील वायु को हम लोग क्या बोलते हैं? पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। अब आते हैं जीवमंडल। कहता है कि जीवमंडल स्थल, जल, हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह भाग जहाँ जीवन मौजूद है, समझ सकते हैं, जहाँ तीनों चीज मिक्स करेगा ना भाई, स्थल, जल, हवा, वहाँ क्या कर सकता है? वहाँ ही जीव रह सकता है, बाकी और कहीं नहीं। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है, जो कि सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों तक आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे क्या जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। पढ़ लो भैया एनसीईआरटी अच्छा कोई बुक नहीं हो सकता है। जीवमंडल के प्राणी को मुख्य दो भागों जंतु और पादप में विभक्त कर सकते हैं। मतलब जीवमंडल है ना, उसे दो भागों में बांटिए, एक जंतु जगत, एक पादप जगत यानी पौधे जगत। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में क्या पारस्परिक क्रिया से बंधे रहते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रभावित होते हैं किसी न किसी तरह से। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों का काटा जाता है तो उसके ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी कारण प्रकृति आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी का सतह क्या परिवर्तन हो जाता है। कहता है कि हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार समूह के कुछ भाग पानी में क्या हो गया? डूब गया। झीलों और नदियों के दूषित पदार्थों को प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लिए लायक ही नहीं रहा। इतना पानी मतलब नदी को दूषित किया जा रहा है, कर कीमत करिए। अब आदमी रहे तो रहे कहाँ? यह जल दूसरे से जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। मान लीजिए कि पूरा नदी में सब कचरा डाल रहे हैं तो उसमें भी तो जीव जंतु रह रहे हैं भाई। आपके घर में कोई ला कर अगर डाल दे कचरा तो आप बर्दाश्त कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं उद्योगों, तापीय विद्युत यंत्रों और गाड़ियों को उत्सर्जित पदार्थ वायु की प्रदूषित करता है। सोचिए, मार हॉर्न मार एक्सीलरेटर धर के क्या करते हैं? पूरा वायुमंडल क्या कर दें? धुआं से भर दिए, यानी बोलते हैं धुआं कर देंगे और धुआं कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण क्या है? घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या मात्रा वृद्धि कारण से क्या हो सकता है? तापमान में वृद्धि हो रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसीलिए कहा गया भाई कि कम से कम मतलब क्या करें? कार्बन डाइऑक्साइड को निकालिए। जितना कार्बन ज़्यादा होगा उतना पृथ्वी संकट में आ जाएगा भैया। इसलिए भूमंडल और क्या वायुमंडल और जलमंडल के बीच एक प्राकृतिक संतुलन रखने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको बिना पृथ्वी नहीं चल सकता है। अब देखते हैं नीचे क्या है। बस आज यहीं तक चैप्टर था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कमी है तो उसमें बताइए, हम सुधार करेंगे। लेकिन मुझसे जुड़िए, मैं पूरा एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे तो फिर आपको पॉलिटी का हो। छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद।